नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में, अपनी छुट्टियों में व्यस्त होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसमें बढ़िया से नंबर अपने बोर्ड एग्जाम्स में गेन कर सकते हो। कोई भी ज्यादा बढ़िया उतने भारी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चल रही है हमारे क्लास 10 की मैथ की टोटल हर चैप्टर की सीरीज, जिसमें सारे चैप्टर के अभी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवा रहे हैं, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम क्लियर करवा रहे हैं। उसके बाद हम फिर लाएंगे एक क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें सारे चैप्टर के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे वीडियो का मोटिव ये रहता है कि अगर आपको 10th में बढ़िया नंबर गेन करना है तो वीडियो लेक्चर के साथ साथ तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। ये नहीं है कि मैं एक बार में ही पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। इसके 2-3 से 4 लेक्चर आएंगे, आप थोड़ा थोड़ा ही करके चलो, लेकिन आप तक आपका सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट हो जाए, आपके सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ ऐसा हम पढ़ाई करेंगे, ना कि एक ही बार में सारा चीज पढ़ के और हमने आपको बोझ दे दिया कि अब आप एनसीईआरटी करते रहो, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आप आरडी करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी बात फॉलो करो, आराम से चलो। अगर मैथ तुम्हें नहीं आती ना तो जीरो से लेके हीरो तक तुम्हें लेके जाऊंगा, चिंता थोड़ा भी मत करना। शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस साथ साथ में मेरी एक बात मान लो यार, साथ साथ में एनसीईआरटी लेके चलना। बस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कि आखिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है किस चीज की, कि यहां पे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे मेन वर्ड जो हमारे पास आ रहा है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है ना मेरे भाई, जिनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसे इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है? यानी कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी उस इक्वेशन में, उसी को बोलते हैं हम डिग्री। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। अब भैया कैसे आपने बोला ये इक्वेशन है? इक्वेशन का मतलब मेरे भाई ये होता है, मेरी बहन, ये होता है कि इज इक्वल टू के इधर कुछ आपको गिवन होगा और कुछ उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, और कुछ उसमें क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि अल्फाबेट्स हो जाते हैं, और कांस्टेंट वो होते हैं जो कि नंबर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इज इक्वल टू कुछ ना कुछ आपको गिवन है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। और लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। अब डिग्री 1 हो, इसका मतलब ये है जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। वेरिएबल्स में कितने दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। एक वेरिएबल कौन सा है? वो x है, तो x की पावर क्या है? 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके आगे बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हमें 1 वेरिएबल नहीं देखना है, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो मैंने 2 वेरिएबल रख लिया। मान लो हमने 2 वेरिएबल कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी क्या है? इक्वेशन ही है, ये भी एक इक्वेशन है। अब देखो मैं कैसे फॉर्म करता हूं इस चैप्टर को, कैसे मैं फॉर्म करता हूं वो तुम देखते ही जाओ। सबसे पहले हमने बात की लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन हमने एक बना लिया। ये कैसा इक्वेशन था? लीनियर इक्वेशन था। ये कैसा इक्वेशन था? लीनियर इक्वेशन था। फिर उसने बोला कि ना 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 ना, हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन तो चाहिए, लेकिन वो 2 वेरिएबल्स में चाहिए। मतलब हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, मतलब हमें 2 अल्फाबेट चाहिए, कोई अलग अलग, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी हो गया। तो 2 अल्फाबेट हमने ले लिया, मतलब ये लीनियर है कि नहीं पहले ये चेक कर लो। तो देखो, इसमें जो भी अल्फाबेट्स तुम्हें दिख रहे हैं, चाहे जो भी, उनकी हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है तुम्हें? 1, यानी ये क्या है? लीनियर है। ये क्या है? लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, यही इसका मतलब है। लेकिन यहां पे एक और वर्ड आ जा रहा है,
पेयर मतलब कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये पेयर में होना चाहिए, यानी कि एक और इक्वेशन होना चाहिए। मान लो हमने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन मैंने लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3 कर लेते हैं 3। ये देखो ये जो पूरा आपका बन के आया है एक दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पे दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। ये क्या है, ये सिंगल क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और इन जब दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और चैप्टर का जो नाम है वो इस चीज से निकला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जब एक वेरिएबल होता था, तुमने ये बात पढ़ी थी कि मान लो ऐसे इक्वेशन पढ़े हैं कि जो कि लीनियर इक्वेशन हो, जो कि लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, और जिसके पास वन वेरिएबल हो, जिसके पास वन वेरिएबल हो। ये तुमने क्लास 8 में बहुत सॉल्व किया है कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास वन वेरिएबल हो। तो जिसके पास जितनी वेरिएबल्स होती हैं उन वेरिएबल्स की क्या आती है, वैल्यूज आती हैं। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इनको हम फर्दर और सॉल्व कर देंगे, जब इनको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, यानी 3 - 5। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा x - 2, यानी यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई। मतलब कि हमें भैया ये चीज समझ में आई है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने आंसर निकल के आएंगे। मेरी बात समझो कि जितने वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स का आंसर आता है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे इसके कितने वैल्यूज आएंगे, 2। किसके किसके, एक x की वैल्यू कुछ आएगी, एक y की वैल्यू कुछ आएगी। लेकिन लीनियर इक्वेशन सिर्फ है जिसमें वन वेरिएबल है, तो बस उस वन वेरिएबल के में आंसर निकालना होता है। इक्वेशन का मतलब देखो, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, इज इक्वल टू के एक साइड सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और इज इक्वल टू के एक साइड सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। ये होता है इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब हमें जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यही कंडीशन बनेगा कि वेरिएबल के एक साइड एक वेरिएबल होगा और उसका एक आंसर आएगा, और ये वेरिएबल के एक साइड दूसरा वेरिएबल होगा जिसका एक मतलब इज इक्वल टू एक साइड एक वेरिएबल होगा जिसकी कुछ वैल्यूज आएंगी, और दूसरा भी वैसे इक्वल टू उधर दूसरा वेरिएबल को मान लो y हो गया, उसकी भी कुछ वैल्यू आ गई। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ x की वैल्यू निकल के आएगी और कुछ y की वैल्यू निकल के आएगी, और इसे ही हम बोलते हैं सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक बस आपको ये समझ के चलना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब आखिर होता क्या है। अगर तुमने समझ लिया तो हम बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देखो जो पहला इक्वेशन होता है उसको मान लेंगे हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास होते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ax2 प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल्स हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो लीनियर चीज होती है, लीनियर इक्वेशंस हो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी चीज लीनियर होती है या लीनियर इक्वेशन हो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो, उनके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्ट्रेट लाइन। उनके क्या जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जब भी हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को बनाएंगे तो दोनों के एक एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। यानी इस इक्वेशन का भी, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसको हम देख भी लेते हैं भैया। मान लो हमने इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मान लो मैंने पहले वाले का ड्रॉ किया, मान लो मैंने
पहले वाले को ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आ गया। तो ये किसका ग्राफ है? ये है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 का ग्राफ। और जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 का ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसा आ गया। वो कुछ कैसा आ गया? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अच्छा, तो इससे भैया हमें पता क्या चल रहा है, ये थोड़ा बता दो। देखो, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जहां पे इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो जहां पे इनको इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है? वो है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y, और एक तरह से बोल सकते हैं तो सोल्यूशन, वही है इन दोनों का सोल्यूशन। यानी कि जब हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगी। जहां पर वो करेंगी, जिस जगह पे करेंगी, जहां उस जगह पे जो x की वैल्यू होगी वही हो जाएगी इस इक्वेशन में x की वैल्यू, और जहां पे वो y पे कट कर रही हैं वो y की वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन की y की वैल्यू। अच्छा भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन भैया हमारे मन में एक क्वेश्चन है, मैं जानता हूं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या भैया जरूरी है कि ये हर बार ऐसे इंटरसेक्ट ही करें? ये भी तो हो सकता है भैया, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए, शायद कहीं इंटरसेक्ट ही ना करें, शायद कहीं इंटरसेक्ट ही ना करें। मैंने बोला हाँ ये भी कंडीशन हो सकती है यार। तो बोला तुमने एक और कंडीशन तो हो सकती है भैया। मैंने बोला वो भी बता दो भाई, वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? तुमने बोला कि वो दोनों आपस में ओवरलैप कर लें, आपस में ओवरलैप कर लें, यानी एक के ऊपर एक आ जाए। मैंने बोला हाँ भैया, यानी इस केस में इसके पास एक सोल्यूशन है, इस केस में तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है। यानी जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ पैरेलल होगा उसके पास तो एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे ना। लेकिन जहां पे अगर एक बार भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके पास तो एक होंगे। लेकिन जहां पे कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, वहां पे तो मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हम कैसे इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हैं भैया कि उसके पास एक सोल्यूशन होंगे कि एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे? यानी कि उसके पास मिनिमम एक सोल्यूशन होगा या फिर एक भी नहीं होगा। यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसके आगे। तो देखो कॉन्सेप्ट को कैसे पहले लिंक किया गया है वो ध्यान देना, ठीक है? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। याद रखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं यार, कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे इक्वेशन को देख के कि उसके पास कितने सोल्यूशन हैं या फिर कितने नहीं है। चलो अब देखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से फोकस करके देखो, लिख रहे हो तो लिखना भी बंद कर दो, पहले देख लो फिर लिखो। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, या फिर कंसिस्टेंट सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है भैया? कंसिस्टेंस क्या होता है या इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? देखो देखो मेरे भाई, देखो मेरी बहन, कंसिस्टेंसी मतलब होती है जिसके पास एट लीस्ट वन सोल्यूशन हो, एट लीस्ट वन सोल्यूशन हो। और इनकंसिस्टेंसी मतलब नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, मतलब एक भी सोल्यूशन उसके पास ना हो। ये होता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब एक बात का मेरी ध्यान देना, तो हमने तीन कंडीशनें पढ़ी थी, कौन कौन सी मेरे भाई? पहली कंडीशन ये थी कि उसके पास यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, वो उसके लिए यूनिक होगा। तुम्हारे लिए कोई चीज एक है तो वो तुम्हारे लिए क्या यूनिक है कि नहीं है? सेम टू सेम। तो यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ क्या था? वो उसको एक जगह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा था। तो ये कैसा हो गया? ये अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो उसके पास मतलब यूनिक सोल्यूशन है। हाँ भैया, ये तो हमें समझ में आ गया बात। तो फिर नो सोल्यूशन का मैंने क्या बताया था? यानी कि नो सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइन होगी। क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। जब पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अब जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन कब होगा? जब वो आपस में कोइंसिडेंट हो, तब मतलब जब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो तब हम बोलेंगे उसके पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, कि वो हर एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में हर जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, तो बताओ इनमें से हम किसको किसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंस? बताओ इनमें से कौन कौन से हमको बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी? किसको किसको बोल सकते हैं? यहां पे तो मैंने वो चीज लिखी दी है ना यार, कि कंसिस्टेंसी मतलब होती है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो इसके पास भी एटलीस्ट वन सोल्यूशन है, इसके पास भी एटलीस्ट वन सोल्यूशन है।
एक से ज्यादा है लेकिन एक तो है ना इसके पास, तो इन दोनों को बोलेंगे हम कंसिस्टेंसी वाला। तो इनकंसिस्टेंसी कौन हो जाएगा, जिसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। अच्छा भैया ये तो चीजें हमें समझ में आ गई, लेकिन भैया मेन मुद्दा हमारे पास ये कि पता कैसे करेंगे कि उनके पास कैसा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैंने जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था, एक दोनों इक्वेशन का क्या था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और यहाँ पे क्या था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये था। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, कैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हमें पता करना है कि उसके पास कितने सोल्यूशन है, तो हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है ना, कुछ इस तरह से लिखेंगे, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, गलत तो नहीं है। अब ऐसा मत करना कि इधर माइनस कर देना c1 का, ऐसा नहीं है, वो तो हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन को देख के। आपको भी मान के चलना है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम चेक कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो उस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे तो उसका केस होगा कि जो a1 अपॉन a2 है वो डज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के। मतलब कि a1 क्या है, इस x का कोफिशिएंट, मतलब पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट अपॉन में दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होना चाहिए पहले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट अपॉन दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर। ये कंडीशन होती है किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन को चेक करने के लिए, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है भैया, तो नो सोल्यूशन के लिए केस क्या होगा, नो सोल्यूशन के लिए केस होगा a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और डज नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। अब ये चीज क्या क्या है भैया, a1 मतलब x स्क्वायर का x का कोफिशिएंट अपॉन में दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए पहले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट अपॉन दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट, और डज नॉट इक्वल होना चाहिए पहले इक्वेशन के कांस्टेंट और अपॉन दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी समझ में आ गया भैया। इन्फिनिटली मेन सोल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, वो इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन याद कर लो, कुछ नहीं करना है, एक बार बस देखना है ध्यान से कि यूनिक सोल्यूशन के लिए होगा a1 अपॉन a2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नो सोल्यूशन के लिए होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका हम एग्जांपल भी इसी जगह देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप ध्यान देना, मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जगह तो बची नहीं यार, कहां लिखा जाए, यहां पे नहीं नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है क्या, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लो मैंने इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मैंने और एक एग्जांपल और एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 6। अब हम चेक करेंगे कि कैसा है, तो हम क्या करेंगे, पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 क्या है 2 अपॉन a2 क्या है 4, यानी आ गया 1 अपॉन 2। अब हम क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2 चेक करेंगे भैया, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 9, यानी आ गया 1 अपॉन 3। अब हमने पहले ही पता कर लिया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। पहले कंडीशन बन गई, क्योंकि जो a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2 है और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3, यानी इक्वल तो है नहीं, यानी इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा इसका। यहां तक समझ में आ गया, तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन का। अब हम इसी जगह देख लेते हैं नो सोल्यूशन का। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, बोलोगे क्या भैया, देखो तुम डायरेक्ट ऐसे मत करना, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, सी को आपको इधर लेके जाना है, यानी कि इज इक्वल टू टोटल 0 करना है। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस 9 है, उधर के माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इसको भी कर लेंगे 4x प्लस 9y माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद ये सारी स्टेप करना, ये चीज लर्न कर लेना, मैंने गलती की यानी कि तुम गलती मत करना, ठीक है। सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी इक्वल टू सिर्फ इधर 0 होना चाहिए, उसके बाद तुम ये रूल अप्लाई करना। अब हम देखते हैं इसके लिए एग्जांपल।
वो भी देख लेते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैंने इसके लिए एग्जांपल कोई ले रहा हूं, ठीक है। ये लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2x प्लस 3y माइनस के 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब हम फॉर्मुला यूज कर लेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 क्या रहा है। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2 अपॉन के 4 यानी कि आ गया 1 अपॉन के 2। अब हम b1 अपॉन के b2 चेक कर लेंगे भैया। तो b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 3 अपॉन के 6 यानी 1 अपॉन के 2, ये भी आ गया। अब हम c1 अपॉन के c2 चेक करेंगे, तो -9 सिंबल के साथ लेना है भाई, यही चीज के लिए मैंने एग्जांपल ले रहा था। C1 मतलब -9 है, या ना कि 9 कर लेना, सिंबल अगर माइनस है तो माइनस के साथ यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन के माइनस के 10, अब माइनस से माइनस चला जाएगा यानी 9 अपॉन 10। अब एक चीज दिख रही कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल दिख रहा है b1 अपॉन b2 के, पर डज नॉट इक्वल दिख रहा है c1 अपॉन c2 के। ये केस किसके लिए है, ये केस है नो सोल्यूशन के लिए। जब भी नो सोल्यूशन होगा यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल करते हैं इसके लिए, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए। अब देखो, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन के लिए भी चेक कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 8x माइनस के 16y इज इक्वल टू 28। ये हमने एग्जांपल लिया। अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू सॉरी माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 16y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 हमारा क्या रहा है, तो a1 अपॉन a2 चेक करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 4 आ गया। अब हम b1 अपॉन b2 चेक कर लेंगे, हम b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो वो हो जाएगा -4 और -16, क्योंकि माइनस है आगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा यानी आ गया 1 अपॉन में 4। अब हम c1 अपॉन c2 चेक करेंगे, तो यहां पे मत देखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को देखना है। तो c1 क्या है -7 अपॉन में माइनस के 28, माइनस से माइनस यानी 1 अपॉन 4, यानी हमें दिख रहा है सारी वैल्यूज 1 अपॉन 4 ही आ रही हैं, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, यानी कि इसके पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, सारे रूल्स और एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको दिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ में आया तो लेक्चर को फिर से पीछे करके देखो, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक अगर सारी बातें क्लियर हैं तो हम एक छोटे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड, उसके आंसर्स निकालते हैं और यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर 2 से हम फिर से ये चीज रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अपने इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल। और देखो, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पॉलिनोमियल्स में ये चीज डिस्कस की थी कि मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो इसको अगर हमें प्लॉट करना है किसी भी ग्राफ पे तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो यानी इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स निकालने होंगे। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे भैया। जब बॉक्स बना लेंगे तो यहां पे कुछ x की वैल्यू आएंगी, कुछ y की वैल्यूज आएंगी। अगर मान लो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 10। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी 10। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की, x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, यानी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू 10। और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं, x, y के फॉर्म में। मतलब पहला पॉइंट हो जाएगा 0, 10,
0,10 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 10,0। ये हो गया इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम निकालेंगे यहीं पे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। अब यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर देंगे हम। अब यहां पे हम फिर वही काम करेंगे, यहां पे हम x रखेंगे, यहां पे y रखेंगे, कुछ x की वैल्यू रखेंगे तो y की आएगी। जब हमने x की वैल्यू रखी 0, जब हमने x की वैल्यू रखी 0 तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, यानी x की वैल्यू जब हमने 0 रख दी तो माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया, यानी y इक्वल टू माइनस के 4 आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस के 4। लेकिन जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, यानी x कॉमा y क्या क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे 0 कॉमा माइनस 4, दूसरा आ जाएगा 4 कॉमा 0। अब हम इसको प्लॉट करेंगे भैया, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हम प्लॉट करते हैं, देखो ये x ये y, यहां पे हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे हमारे पास हो जाएगा -1 -2 -3, यहां पे हो जाएगा -1 -2 -3, यहां पे हो जाएगा -4। अब प्लॉट करते हैं, पहले इसको प्लॉट करते हैं 0,10, x की वैल्यू 0 है, y पे हमें जाना है 10, तो 10 तो और ऊपर हो जाएगा यार, यहाँ पे जाएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया एक 10, यानी ये पॉइंट्स हो गया 0,10 का। और क्या है 10,0, यानी x पे भी हमें 10 जाना है, तो 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारे पास 10,0। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे। अब सेम टू सेम हम काम इसके लिए करेंगे, 0,-4, यानी y पे जाना है -4 और x पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,-4 और यहाँ पे 4,0, यानी हमें x पे जाना है 4, यानी यहाँ पे 0,4। अब ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वैल्यूज हो जाएंगी x और y के लिए। अब देखो यहां पे थोड़ा मैंने ग्राफ ऐसे बनाया तो हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइनिंग यहां पे आ जाएगी, तो यहां पे जो x और y की वैल्यू आएगी, जब तुमने ग्राफ को बढ़िया, जब ये ग्राफ को बढ़िया से तुम ग्राफ पे बनाओगे तो तुम्हारी वैल्यूज एकदम एक्यूरेट आएंगे। यहां पे अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7, मतलब ये यहां पे कहीं नहीं, कहीं यहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। रुको बता रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा ये लाइन टेढ़ी हो गई है ना, x तो यहां पे है, देखो ये कहीं यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 7, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू पहले मैथ चेक कर लेते हैं। ये जब तुम ग्राफ पे बनाओगे तुम्हारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं कहां से इस पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद। और यहाँ पे है x प्लस वाई हो गया, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 7 तो 3, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो 3 है। क्या हमारे पास 3 आ रहा है, तो हमारे पास हाँ 3 ही आ रहा है, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यानी इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। हो गया सोल्यूशन। तो जब तुम ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, तुम्हारे पास एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ अवेलेबल रहेगा, उस पर ड्रॉ करोगे, एक्यूरेट वैल्यू आएगी x एंड y की, वही इसका सोल्यूशन होगा। यहां तक सारे चीज हमने बढ़िया से कवर कर लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, कहीं से भी कहीं भी प्रॉब्लम आए। और हमारा प्यारा सा छोटा सा पार्ट 1 खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ। लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1 पॉइंट जो भी पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, चाहे तुम एनसीईआरटी खोल के भी देख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।